अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। ENG 201 की लेक्चर सीरीज़ का आज 14वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे रिवाइजिंग बिजनेस मैसेजेस। यानी कि हमने प्लानिंग और कंपोजिशन देख ली, लेकिन ओवरऑल हमने अब आइडियाज़ वगैरह देख लिया किस तरीके से था और हमने किस तरीके से उसे लिखना था, किस तरीके से पढ़ना था। हमने एक स्केच तैयार कर लिया, एक जो है वो ड्राफ्ट तैयार कर लिया। आज जब हम उसको रिवाइज करने जा रहे हैं, जब हम उसको नीट बनाना है हमने, तो हमने बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का भी ज़ाहिर सी बात है आप तो ध्यान करना है। तो मोस्टली यानी कि ग्रामर को ध्यान रखना है हमारे, हमने अल्फाज कैसे यूज़ किए हैं, सेंटेंसेस की किस तरह बनाया है, पैराग्राफ्स किस तरीके से बनाए हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे इसमें। यानी कि अब रिवाइज करते हुए तो हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम एडिटिंग जो है इसमें हमने देखा था कि इसमें स्टेप्स होंगे, एडिट करना है, रीराइट करना है, ठीक है। उसके बाद प्रूफ रीडिंग करनी है, ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। तो इनको आज हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, एडिटिंग योर मैसेज। जब आप एडिट कर रहे हो तो आपने क्या करना है कि कंटेंट क्या है, आपका मवाद क्या है, उसको ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया है। फिर स्टिक टू द पॉइंट, कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट में अपने उस मेन आइडिया के साथ स्टिक रहे हो कि नहीं। जो मेन आइडिया आपने फर्स्ट पैराग्राफ में दिया था वो ही एंड तक आपका चलना चाहिए, उसी के रिलेटेड बात होनी चाहिए, ठीक है। मिडिल में बेशक आपने उसकी फीचर्स को बयान किया है, लेकिन आपने क्या करना है कि एंड तक आपकी वही चीज़ होनी चाहिए। एडिटिंग में ये चीज़ आपने देखनी है कि क्या ऐसा है कि नहीं। तीसरी चीज़ है कि एलिमिनेट रिडंडेंसीज, जितनी रुकावटें आ रही हैं उन सबको हटाना है, ठीक है। एडिटिंग में ये 3 चीज़ें होंगी। अब अगली चीज़ क्या है कि स्टाइल एंड रीडेबिलिटी। तो रीवर्ड टू स्ट्रेस द यू व्यू पॉइंट, यानी दोबारा से बेशक आप लोग लिख लें कि अपने इस चीज़ को देखने के लिए, यानी अपने जब दोबारा आप डॉक्यूमेंट को रिवाइज कर रहे हैं, आप एडिट कर रहे हैं, तो उस वक्त देखो कि मैंने क्या वाकई यू व्यू पॉइंट यूज़ किया है। यानी कि रीवर्ड करो, इस चीज़ को स्ट्रेस आउट करो कि क्या वाकई ऐसा है, और जहाँ पे नहीं है उस फिक्रे को दोबारा से लिख लो, ठीक है। अगला है क्लैरिफाई द रिलेशनशिप्स अमंग आइडियाज़ थ्रू प्लेसमेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेजेस। कि क्लैरिफाई करना, वजाहत करना रिलेशनशिप की, एक जुमले की दूसरे जुमले के साथ, एक फ्रेज़ की दूसरे फ्रेज़ के साथ। उसके बाद है मॉडरेट द एक्सेसिव एंथुसियाज्म, कि मतलब फेमिलियरिटी जो आपकी है वो एक्सेसिव होनी चाहिए। उसके बाद एलिमिनेट वर्ड्स दैट सीम अनफेमिलियर, जो वर्ड्स आपको अनफेमिलियर लग रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि सामने वाले की समझ में नहीं आएंगे, उनको हटा दो। उनकी जगह फेमिलियर वर्ड्स, जो आसान ज़ुबान है, वो यूज़ करने की कोशिश करो। मैकेनिक्स एंड फॉर्मेट्स जो आप यूज़ कर रहे हो वो सामने वाले के लिए फेमिलियर होने चाहिए। टू अवॉइड कन्फ्यूजन स्पेल आउट द एब्रीविएटेड फ्रेजेस, जो आपने एब्रीविएशंस वगैरह यूज़ किए हैं कि उनकी स्पेल आउट में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपको अच्छे वर्ड्स, ऑथेंटिक वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। क्योंकि एब्रीविएशन ऐसे हैं कि आप ज़ाहिर सी बात है उनके एक एक वर्ड तो लिख रहे होते हो, तो अगर उनमें एक भी वर्ड आगे पीछे हो गया तो पूरा लफ्ज़ चेंज हो जाएगा एब्रीविएशन का, ठीक है। तो अब इसमें अगली चीज़ क्या है, इवेल्युएट योर कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। कि आफ्टर अ डे और टू, यानी फ़ौरन उसी वक्त आप अपने मैसेज को रिवाइज़ नहीं करोगे, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड वो पहले आपने लिखा हो ना, आप उसमें से गलतियाँ नहीं निकाल पाओगे। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आप रिव्यू करो अपने मैसेज के ऑर्गेनाइजेशन के, अपने उसके कंटेंट को और उसके ऑर्गेनाइजेशन मैंने अच्छी की है या नहीं, ठीक है। क्या वाकई मैंने जो इसमें जहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ें लिखनी थी, जिनको हाईलाइट करना था वो हाईलाइटेड है, जिनको जनरल लिखना था वो जनरल है, बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। क्या मतलब इनफ एविडेंस जो मैंने देने थे वो सारे मौजूद हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स सारा चेक करें। और ये फ़ौरन से चेक इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उस वक्त आप गलतियाँ नहीं निकाल सकते हो। 1 दिन के बाद आप देखोगे ना, तो वही चीज़ जैसे हमने खुद का किया हुआ काम 1 दिन के बाद उसमें ज़्यादा गलतियाँ निकल आती हैं, अच्छा जी मैंने कभी यहाँ पे यहाँ की ऐसे किया होता ना, ये ज़्यादा अच्छा होना था, ठीक है। क्योंकि हमारा माइंड उसके बारे में अब ब्रॉड हो चुका होता है, मज़ीद व्यूज़ हमारे ज़हन में आ चुके होते हैं, ठीक है। तो यानी कि कोशिश करें कि अगर आपको डॉक्यूमेंट कहा गया आपने 1 हफ़्ते बाद सबमिट करवाना है, तो 1 हफ़्ते पहले से यानी आपने 4 दिन पहले लिखा है, तो अगले दिन उसको जो है मतलब आप उसको रिवाइज़ करना शुरू करो, 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद। इससे क्या होगा कि आपका एक बार माइंड से वो पिछले सारी थकावट, पिछली सारी जो कन्फ्यूजन है वो निकल चुकी होंगी, आपका माइंड ब्रॉड हो चुका होगा, आपको ईज़िली गलतियाँ नज़र आएँगी अपनी, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि रिव्यू योर स्टाइल एंड रीडेबिलिटी। स्टाइल अपना देखो, स्ट्रक्चर देखो, रीडेबिलिटी देखो कि क्या वाक़ई रीडेबल है। क्या मेरी वर्ड चॉइस, मेरी सेंटेंस की लेंथ, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सारा रीडेबल है कि नहीं है। क्योंकि रीडेबिलिटी इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करती है कि मतलब पढ़ने में आसान होना। रीडेबिलिटी का मतलब ये है कि आपका डॉक्यूमेंट पढ़ने में आसान है या नहीं है, ठीक है। तो अब इन सारी चीज़ों पे कि वर्ड चॉइस, सेंटेंस लेंथ, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिजिकल अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें क्या है, इनको हम आगे जाके पढ़ते हैं अभी, ठीक है। अगला है कि एक्सेस यूज योर वर्ड चॉइस। अपने वर्ड चॉइस को ज़रूर आप एक्सेस करो। इस चीज़ पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके वर्ड करेक्ट भी होने चाहिए और इफ़ेक्टिव भी होने चाहिए। अगर डाउट है कोई तो चेक इट आउट। अगली चीज़ क्या है कि जैसे
प्लेन इंग्लिश इज़ क्लोज टू स्पोकन इंग्लिश एंड कैन बी मोर इजीली अंडरस्टूड। कोशिश करें कि प्लेन इंग्लिश यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है आपका हर रीडर एक जैसा नहीं होगा। आपका डॉक्यूमेंट एक बेशक दो बंदे ऐसे होंगे जिनको बड़ी हाई लेवल की इंग्लिश भी समझ में आती होगी, लेकिन हो सकता है आपकी मोस्टली ऑडियंस ऐसी हो जिसको नॉर्मल इंग्लिश समझ में आती हो, फिर आपका डॉक्यूमेंट उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। तो कोशिश करें कि प्लेन इंग्लिश यूज़ करें। फंक्शनल वर्ड्स एंड कॉन्टेंट वर्ड्स। फंक्शनल वर्ड्स में क्या है, जैसे मतलब उनका ख्याल रखना, जैसे कि कंजक्शंस हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, यानी ये सारे हैं जिन्होंने आपके डॉक्यूमेंट को बनाना होता है। कंटेंट वर्ड्स जो मेन वर्ड्स होते हैं, आपके वर्ब्स हो गए, आपके नाउन्स वगैरह हो गए, वो आपके कंटेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, फंक्शनल वर्ड सारे जिन्होंने आपके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना होता है। प्रीपोजिशंस आप जो यूज़ कर रहे हो, प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हो, कंजक्शन जो दरमियान में यूज़ कर रहे हो, यानी इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है कैनोटेशंस और डेनोटेशंस का ध्यान रखना ज़रूरी है। कैनोटेशन वो वर्ड्स होते हैं जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना है कि आपने कैनोटेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करने, डेनोटेटिव वर्ड्स यूज़ करें। डेनोटेटिव वो होते हैं जिनका डिक्शनरी में मीनिंग आसानी से मिल जाती है, यानी कि अगर आपने बेशक कोई वर्ड ऐसा यूज़ किया है जिसका कम से कम आपके अगर रीडर को मतलब नहीं पता, तो ऐसा तो हो कि उसे अगर मतलब ढूंढना है तो उसे आसानी से मिल तो जाए। ठीक है, यानी कि डिक्शनरी बेस्ड आपके वो लफ्ज़ होने चाहिए जिनका मीनिंग स्पेसिफिक हो, डिक्शनरी में वही मीनिंग मिले जो आपने लफ्ज़ लिखते हुए आपके मीनिंग आपके ध्यान में था। ठीक है, डेनोटेटिव वो वर्ड्स होते हैं। तो डेनोटेटिव और कैनोटेटिव में आप ये याद सकते हो कि डी से डेनोटेटिव और डी से डिक्शनरी। ठीक है, तो यानी कि आपने ऐसे लफ्ज़ यूज़ करने हैं जो स्पेसिफिक, जिनका मीनिंग हो, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करने हैं, और स्पेसिफिक फेमिलियर वर्ड्स होने चाहिए आपकी रीडर के लिए, वो फेमिलियर होने चाहिए, उसके लिए समझना आसान हो जब आप लिख रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पे साथ साथ इन्होंने मिसालें भी दी हुई हैं कि कौन सा ज़्यादा फेमिलियर हो सकता है। असर्टन की जगह फाइंड आउट कह लो, परयूज़ की जगह आप रीड और स्टडी के वर्ड्स, यानी कि जो फेमिलियर जो आसान वर्ड्स हैं वो यूज़ करो। शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करो, बहुत लंबे लंबे फ्रेजेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट ईयर, इससे अच्छा है लास्ट ईयर बोलो, पिछले साल ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से। इसके अलावा कैमोफ्लॉज्ड वर्ब, कैमोफ्लॉज्ड वर्ब वो होते हैं कि वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर देना, इसको नॉमिनलाइजेशन भी बोलते होते हैं, कि इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी नीचे मिसाल दी गई है कि द मैनेजर अंडर टुक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स, कि मैनेजर ने जो है वो इम्प्लीमेंटेशन रूल्स की। तो इम्प्लीमेंट जब वर्ब हो सकता है तो इसको नाउन बनाने की क्या ज़रूरत है। द मैनेजर इम्प्लीमेंटेड द रूल्स, आसान से लिखो, यानी कि जब हम वर्ब्स को नाउन में करते हैं तो जो हमारा होता है ना जुमला, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप जो है वो डायरेक्ट वर्ब्स यूज़ करें, वर्ब को वर्ब की तरह यूज़ करें, नाउन ना बनाएं। उसके अलावा बाइस फ्री लैंग्वेज यूज़ करें, यानी आपके कहीं भी पूरे डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं किसी मज़हब पे तनकीद हो रही हो, किसी जेंडर पे तनकीद हो रही हो, किसी रेशल या इखलाकी किसी की डिसेबिलिटी पे बात हो रही हो, ऐसी किसी भी किस्म के वर्ड का शायबा तक नहीं होना चाहिए आपकी राइटिंग में। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मिसाल दी जैसे जेंडर बायस की, मैन काइंड लफ्ज़ की जगह आप यूज़ कर सकते हो ह्यूमैनिटी, बात तो वही है ना, लेकिन आप जो है वो ह्यूमैनिटी लफ्ज़ यूज़ करो। मैन मेड की जगह आप क्या कह सकते हो, अब मैन मेड में क्यों, औरत की बनाई हुई कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा नहीं आप वर्ड्स यूज़ कर सकते। ठीक है, आर्टिफिशियल आप कह सकते हो, आर्टिफिशियल चीज़ है, ये भी तो कहने में तो ये भी वही चीज़ है कि इंसान के हाथ की बनी हुई चीज़ है, लेकिन आप मैन मेड नहीं बोल सकते हो। इसके अलावा मैन पावर की जगह आप वर्क फोर्स या ह्यूमन एनर्जी लफ्ज़ यूज़ करोगे, क्योंकि मैन पावर से फिर वही जेंडर बायस आ जाएगा कि वीमेन पावर भी तो हो सकती है। इसके अलावा रेशल और एथनिक बायस कैसे हो सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस सिंधी चिल्ड्रन, डिसएडवांटेजेड सिंधी चिल्ड्रन, यानी आप सिंधी बच्चों को अंडरमाइन किया गया, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या लफ्ज़ यूज़ कर सकते हो, चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर इनकम फैमिलीज, यानी कि जो कम आमदनी वाली फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं। इससे आप कम से कम बात आप फिर भी वही करोगे, लेकिन क्या है कि किसी एक को पॉइंट आउट नहीं किया गया। इसके बाद अली इज़ अनयूजली टाल पंजाबी, यानी कि अली के जो कद है वो ज़्यादा लंबा है, जिस तरह नॉर्मल पंजाबियों का होता है इससे ज़्यादा। तो अब यहाँ पे स्पेसिफिक किसी का नाम अपना लो, वैसे कह सकते हो कि अली स्टॉल, अली लंबा है, ठीक है आप कह सकते हो, लेकिन अब ये आप पंजाबियों को नॉमिनेट करके इस तरीके से ये बात नहीं कर सकते हो, यानी जिस पर रैशली किसी भी बात हो रही हो। उसके अलावा एग्जाम्पल्स ऑफ डिसेबिलिटी बयास के, यानी किसी की डिसेबिलिटी पर बात नहीं करनी, जैसे कि क्रिपल्ड वर्कर्स फेस मैनी बैरियर्स ऑन द जॉब, यानी कि जो माजूर लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं जॉब्स में रुकावटें। तो इससे अच्छा है आप ऐसा लफ्ज़ यूज़ करो जो सामने वाले को बुरा ना लगे। ठीक है, तो इससे है कि वर्कर्स हु है फिजिकल डिसेबिलिटी फेस मैनी प्रॉब्लम ऑन द जॉब, यानी कि जिन्हें वो वर्कर्स जो फिजिकल डिसेबल होते हैं वो उन्हें प्रॉब्लम्स में थोड़ी सी जॉब में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। बात आप फिर भी वही कर रहे हो, यानी कि अपने वर्ड्स ऐसे यूज़ करने हैं जिनमें किसी भी किस्म का जो है वो डिसेबिलिटी या कोई किसी किस्म का बायस यूज़ नहीं होना चाहिए। अगली चीज़ क्या है कि री राइटिंग द मैसेज, एडिटिंग आपने देख ली कि इन चीज़ों को मैंने ध्यान में रखना है। अब आप री राइट कर रहे हो तो री राइट करते हुए आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप जो है सेंटेंस इफेक्टिव तरीके से बनना चाहिए। आप हर सेंटेंस जो होता है उसमें एक मस्ट एक नाउन और उसका प्रेडिकेट यानी कि वर्ब जो है या रिलेटेड उसका वर्ड होता है वो ज़रूर होता है। तो 3 किस्म के सेंटेंस होते हैं, एक होते हैं सिंपल सेंटेंस, यानी छोटा सा सेंटेंस है जिसमें एक वर्ब होता है, उसका एक सब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो सिंपल कम से कम सब्जेक्ट और जो है वो वर्ब तो ज़रूर होगा। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें मतलब एक सेंटेंस है और उसके जो है वो
टू या ज़्यादा उसके इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो यानी कि एक ही सेंटेंस में 2 या 3 उसके आगे जो है फ़िक्रे उसमें जुड़े हुए हों, लेकिन वो तीनों 2 या 3 जितने भी उसके क्लॉज बने हुए उनमें रिलेटेड ही बात हो रही हो, एक ही टॉपिक पे बात हो रही हो। जैसे यहाँ पे है कि वेजेस रेट्स हैव डिक्लाइंड बाय 5% एंड एम्प्लॉय टर्न ओवर हैज़ बीन हाई। ठीक है, अब यहाँ पे बातें दो मुख्तलिफ हैं लेकिन वो रिलेटेड हैं, उसी की बात पे बात हो रही है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में जुड़े हुए क्लॉजेज होते हैं 2 या 3, लेकिन उनमें क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा उस पर डिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी एक जो है वो अलग बात हो रही है, दूसरे उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी कि कुछ इररिलेवेंट बात भी इसमें होती है। कोशिश करें कि आप पैसिव वॉइस यूज़ ना करें, एक्टिव वॉइस यूज़ करें, लंबे सेंटेंस यूज़ नहीं करने। सेंटेंस का जो स्टाइल है वो ऐसा हो कि वो रीडेबल हो, आसान हो, तो एक्टिव वॉइस इसमें यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है। पैसिव वॉइस में बात कन्फ्यूजन में चली जाती है। लेकिन अगर आपकी बैड न्यूज़ है तो फिर उसमें आप क्या है कि कोशिश करो कि जो है वो पैसिव वॉइस यूज़ करो, क्योंकि डायरेक्ट लैंग्वेज से वो क्या है थोड़ा रूड लगता है। उसके बाद एम्फेसिस ऑन की थॉट्स, जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उनको ज़्यादा जोर दो। किस तरीके से आप उनको उनकी एग्जांपल दे के कि उनको एम्फेसाइज कर सकते हो। उसके अलावा आप उनको मोर स्पेस दो, उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे लो, उनको थोड़ा ज़्यादा जो है वजाहत कर लो उनकी। या उसके अलावा आप सेंटेंस के शुरू में रखो अपने की पॉइंट्स को, की थॉट्स को शुरू उनसे करो, इख्तिताम उन पे करो सेंटेंसेस का। या उसके अलावा आप जो है उन्हें सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दो, यानी कि जो आपका मेन थॉट है, जो आपका मेन पर्पज़ है, उसको ऐसा वर्ड आप उसे सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करो, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के जो है वो जुमले के शुरू में यूज़ होगा, तो क्या होगा उससे ज़्यादा एम्फेसिस मिलेगा आपके की थॉट को। उसके अलावा क्या है कि डेवलप कोहेरेंट पैराग्राफ्स, यानी पैराग्राफ्स को की कोहेरेंस अच्छी होनी चाहिए, उनकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। तो बॉन्डिंग किस तरीके से अच्छी होती है कि आप एक पैराग्राफ जब लिख रहे हो तो उसका एक टॉपिक सेंटेंस हो, यानी कि पहला सेंटेंस ऐसा हो जिससे पता चले कि आप अगले पूरे पैराग्राफ में इसी पे बात होगी। फिर सारे सेंटेंसेस उसके रिलेटेड होने चाहिए। और ट्रांजिशनल एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी कि जो आपके उसको पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि बिकॉज का वर्ड हो गया, आल दो का वर्ड हो गया, यानी ऐसे वर्ड्स यूज़ करो जिससे क्या होता है कि एक जुमला दूसरे जुमले के साथ मैच हो रहा होता है। इससे क्या होता है कि आपकी पैराग्राफ की जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने 5 तरीके बताए हुए हैं पैराग्राफ को बनाने के। और ये जैसे कि इलस्ट्रेशन, वजाहत का तरीका, कंपैरिजन और कंट्रास्ट का तरीका हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट का तरीका हो सकता है, क्लासिफिकेशन हो सकती है और प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन का तरीका, यानी ये सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप पैराग्राफ बना सकते हो। यानी आप पहले प्रॉब्लम लिखो और फिर उसी के बारे में नीचे सोल्यूशन आप लिख रहे हो, तो ये पैराग्राफ का तरीका हो सकता है। कॉज एंड इफेक्ट, यानी ये वजह और उससे ये इसकी जो है वो इसके नुकसान या फ़ायदे आ रहे हैं। कंपैरिजन और कंट्रास्ट कर सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट पैराग्राफ बनाने के तरीके हैं, ये यूज़ कर सकते हो आप। उसके बाद है फिर प्रोड्यूसिंग जो डॉक्यूमेंट, जब आप डॉक्यूमेंट लिखने जा रहे हो तो हम ये, क्योंकि हमने शुरू में भी बात की थी कि आप डॉक्यूमेंट कॉपी पेन लिखना अपनी मर्जी है, लेकिन वही बात है कि अगर आप MS वर्ड या इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो आपकी किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है आपने। जैसा कि आप वाइट स्पेस कितनी दोगे, ठीक है, यानी कि एक पैराग्राफ के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए, या एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान कितनी स्पेस मुझे देनी है। उसके अलावा जो मुझे टेक्स्ट वर्क है मेरा और आर्ट टेक्स्ट है या आर्ट वर्क है वो क्या यूज़ करना है, मार्जिन कैसे देने हैं, लाइन मतलब मार्जिन लाइन कैसी होनी चाहिए, लेफ़्ट जस्टिफाइड कितना होगा, ये सारी चीज़ें, यानी कि डॉक्यूमेंट मेरा कैसा होना चाहिए, ओपन फीलिंग आनी चाहिए, उसको देख के वो बंद नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इसकी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि डिज़ाइन करते हुए आपको हेडिंग्स और कैप्शंस यूज़ किए जाएँ। ठीक है, हेडिंग जो होती हैं वो रीडर को अच्छे से जल्दी समझ आ जाता है आपके मतलब कंटेंट क्या है आगे जाके मैं बात, क्योंकि हेडिंग से पता चल जाएगा कि नीचे किस चीज़ के बारे में बात होने जा रही है। उसके बाद आपका टाइप स्टाइल जो है वो कैसा यूज़ होना चाहिए कि टाइप स्टाइल ऐसा यूज़ करो जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके रीडर को स्लो कर दे, ऐसा टाइप फेस। अब टाइप फेस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि मोस्टली जो होता है हमारी बिजनेस राइटिंग में टाइम रोमन यूज़ होता है टेक्स्ट के लिए और हेलवेटिका यूज़ होता है हेडिंग्स के लिए। ठीक है, लेकिन टाइम रोमन जो होता है अगर उसको सारा कैप लॉक में लिखा जाए बड़े में तो वो मुश्किल होता है रीड करना, जबकि जो हेलवेटिका होता है उसको अगर आप कोशिश पूरे कैप लॉक में भी लिखते हो तभी उसको रीड करना आसान होता है। यहाँ पे जो उन्होंने लिख के भी बताया हुआ है, तो हेडिंग में जो है वो आप जो है वो हेलवेटिका यूज़ करें, और इसका बेशक आप सारे कैप लॉक में भी लिखोगे तब भी चीज़ समझ में आएगी। लेकिन टाइम रोमन जो है वो टेक्स्ट में यानी कि पैराग्राफ्स की सूरत में चीज़ लिख रहे हो तो टाइम रोमन यूज़ करो, और उसका आप कैप लॉक यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसको रीड करना मुश्किल होता है। उसके बाद डिज़ाइन डिसीजंस में आपने क्या देखना है कि कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस अच्छा हो, डिटेल्स आपने मुकम्मल दी हुई हो, रिस्ट्रेंट्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आखिर में आप क्या कर लोगे, अपने डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीडिंग कर लोगे, यानी आखिर में बस एक नज़र सारा देख लो, दोबारा से ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर बयान की हैं इनको दोबारा से इनको देख लेना, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है आपकी डिटेल से और आपके फॉर्मेट से। ग्रामर यूज़ करो, स्पेल चेकर अच्छे से यूज़ कर लो, ये सारी चीज़ों से क्या आपकी प्रूफ रीडिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का सब्जेक्ट और आज का मौजू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी किसी किस्म का सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो आपको आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिलता रहे और आपके लेक्चर्स मिस ना हो। तो हमें याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।